नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, सभी शिक्षक साथियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है जो BRC के माध्यम से आपके ARP आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, जिसमें आपको आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में बताया जा रहा है। साथियों, कई जगह तो काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन कुछ जगह प्रशिक्षण में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से शिक्षकगण उसको सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसके मैंने 38 क्वेश्चंस तो पहली वीडियो में लिए थे पार्ट 1 में, और उसके बाद लगभग उतने ही क्वेश्चन मैंने सेकंड पार्ट में लिए थे। तो लगभग हमारे 78-80 क्वेश्चन के लगभग हमारे हो चुके हैं। पार्ट 3 में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको तीनों मॉड्यूल्स का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। साथियों, अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आ जाने चाहिए। तो प्रश्न नंबर आपके 82% तक हो गए थे। प्रश्न नंबर 83 है हमारा, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग तकनीक के अंतर्गत मुख्यतः कितनी शिक्षण अधिगम सामग्रियां अंकित हैं। तो इसमें कितनी शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं हमारी? वे 13 शिक्षण अधिगम सामग्रियां अंकित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीक संख्या 5 के अंतर्गत दिए गए उदाहरण में कार्बन का क्रिस्टलीय रूप अंकित नहीं है। तो कौन सा क्रिस्टलीय रूप अंकित नहीं है? इसमें आपका कालिख जो है वो आपका बताया नहीं गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट कार्ड द्वारा पदार्थ की समझ विकसित करना किस शिक्षण तकनीक में चर्चा की गई है। यानी कॉन्सेप्ट कार्ड द्वारा आपको पदार्थ की समझ विकसित करनी है, तो ये कौन सी शिक्षण तकनीक है? ये हमारी नवाचार शिक्षण तकनीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 तंबोला चित्र बनाने की गतिविधि का प्रयोग किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत किया गया है। तो ये हमारा शिक्षण तकनीक 4 जो है उसमें इसका उपयोग किया गया है। तो उसे आप देख लीजिए, शिक्षण तकनीक 4 को 3 को आपकी 18 शिक्षण तकनीक आपकी दी हुई हैं, तो आप उसे पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 87 है, ध्यानाकर्षण पुस्तक में स्वनिर्मित चक्के पे चक्का सामग्री का प्रयोग किस तकनीक में किया गया है। तो ये आपकी शिक्षण तकनीक 5 में इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आधारित शिक्षण तकनीक संख्या 1 बच्चों में निम्नलिखित प्रवृत्ति हेतु सहायक नहीं है। तो किसके लिए सहायक नहीं है? आपकी तार्किक चिंतन में वो आपकी सहायक नहीं है। प्रश्न नंबर 89, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे समूह में बच्चों की संख्या कितनी होती है। तो छोटे समूह में बच्चों की संख्या हम 3 से 5 रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90, बच्चों में संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम की अवधारणा की चर्चा किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत की गई है। तो ये आपकी किस में की गई है? रोचक खेल के माध्यम से आप आरोही और अवरोही क्रम की अवधारणा की चर्चा उसमें की गई है। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, शिक्षण तकनीक रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों में मुख्य रूप से कराते हैं। क्या कराते हैं हम रोल प्ले के माध्यम से? विषय वस्तु का हम बोध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, प्रश्न पूछो बॉक्स गतिविधि को कक्षा में किस प्रकार कराते हैं। तो प्रश्न पूछो बॉक्स गतिविधि को आप कक्षा में व्यक्तिगत भी करा सकते हैं और समूह में भी करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, प्रभावी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत कक्षा के फर्श पर बच्चों को खेल के माध्यम से किस प्रकार का प्रमुख अवसर प्राप्त होता है। तो कक्षा के फर्श पे बच्चों को खेल के माध्यम से क्या सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीखने का। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 में शामिल है। तो भाग 1 जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का, उसमें क्या क्या शामिल है? अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। इसमें आपके ये भाग 1 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 95,
ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में शामिल है। यानी कि ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है उसके भाग 2 में क्या क्या दिया हुआ है, लर्निंग आउटकम एवं आकलन दिए हुए हैं। इसके साथ साथ लर्निंग आउटकम्स दिया गया है और इसके साथ साथ लर्निंग गैप्स यानी अधिगम स्तर में जो अंतर, जिसे लर्निंग गैप भी कहते हैं, वो आपका इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका 96, विभिन्न अधिगम स्तर के छात्रों वाली कक्षा में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है। मान लीजिए विभिन्न अधिगम स्तर के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो उनमें से कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वे स्कूल को छोड़ देते हैं। तो उसका है शिक्षकों का सामान्य रूप से शिक्षण कार्य करते रहना। अगर शिक्षक सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे तो उससे जो आपकी अधिगम जिनका अच्छा है बच्चों का, वे तो रुक जाएंगे, लेकिन जिनका अधिगम स्तर है कम है, वे बच्चे नहीं रुकेंगे अगर आप सामान्य रूप से शिक्षण कार्य करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 97, अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा रूप नहीं होने का क्या कारण है। इसका मेन कारण यही है कि विद्यालय में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का जो तरीका है, इसकी वजह से अधिगम संप्राप्ति का स्तर जो है अपेक्षाकृत रूप नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी टेक्निक अपनानी पड़ेंगी, अलग अलग बच्चों पे वो अलग अलग स्तर से प्रयोग करनी पड़ेंगी। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 20 से 21 किन कक्षाओं के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप पाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। ये आपका 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है। पहले आपका 3 से 8 तक था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसको 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21, ये 20-21 का मतलब 2020 और 2021 किन विषयों के लिए है, तो ये आपका हिंदी और गणित विषयों के लिए है। ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 100। तो बच्चों में अवधारणा एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई परेशानी आती है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों के स्तर से पिछड़ जाते हैं, उन्हें उसे सीखने में परेशानी आती है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें आपके 4-5 कारण दिए हुए हैं। पहला कारण है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, यानी परिवार का अगर शैक्षिक वातावरण सही नहीं है तो बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति स्तर नहीं हो पाता। यानी वातावरण और आर्थिक स्थिति, यानी उनके परिवार में गाली गलौज होती हो, इस तरह का वातावरण हो, या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, तो ये भी आपका बहुत बड़ा बाधा बनता है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। कुछ बच्चों की ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार हो जाता है, जिसके कारण उनका अधिगम संप्राप्ति स्तर नहीं प्राप्त हो पाता। थर्ड है आपका बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, यानी जिस तरह का बच्चा है हमारा उसके अनुरूप शिक्षण न होना भी एक कारण हो सकता है। नंबर 4, अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी कुछ अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार भी इसमें योगदान देता है। शिक्षक जो हैं अच्छे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो थोड़े वैसे बच्चे होते हैं अधिगम स्तर जिनका कम होता है उन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप क्या होता है। लर्निंग गैप से क्या मतलब है, यानी बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर, यानी कक्षा एक कक्षा है उसका एक स्तर होता है कि इस कक्षा के बच्चों का स्तर इतना होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का वास्तविक स्तर उस कक्षा के स्तर से अलग होता है। तो जो उन दोनों के बीच में अंतर होता है उसे लर्निंग गैप कहते हैं। यानी बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होना ही लर्निंग गैप कहलाता है। प्रश्न नंबर 103, लर्निंग गैप का क्या होता है। लर्निंग गैप क्या होता है, यानी लर्निंग गैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर माइनस वास्तविक अधिगम स्तर। यानी अपेक्षित अधिगम स्तर से उनका स्तर थोड़ा कम होता है, तो यानी कि उसे कहेंगे हम लर्निंग गैप। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों का क्या नहीं बता पाता। अगर हम अंक आधारित मूल्यांकन करते हैं तो वो बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर नहीं बता पाता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, आधारभूत आकलन प्रपत्र किस लिए बनाया जाता है। आधारभूत जो आकलन प्रपत्र हम बनाएंगे वो बच्चों का चिन्हांकन के लिए बनाएंगे। बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए ये हम आधारभूत अधिगम आकलन प्रपत्र बनाते हैं। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 8 के लिए निम्न कक्षाओं की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। मान लीजिए हमें कक्षा 8 के लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है,
तो हमें उसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक के, यही नहीं कि केवल कक्षा 7, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 के जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं उनके आधार पर हमें आकलन प्रपत्र बनाना होगा। हो सकता है बच्चे पे कक्षा 7 का भी ना आता हो, 6 का भी ना आता हो, 5 का भी ना आता हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस पर किस क्लास का नहीं आता, तो इसलिए सभी क्लास के प्रश्न उस पर हमें रखने पड़ेंगे। आधारभूत आकलन पत्र में कैसे प्रश्न होंगे? जो आपका आधारभूत आकलन पत्र होगा उसमें 20% प्रश्न तो ज्ञानात्मक होंगे, 50% बोधात्मक होंगे, 20% अनुप्रयोगात्मक होंगे तथा 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने प्रश्न होंगे? यानी जो आप प्रश्न बनाएंगे उन प्रश्न से एक लर्निंग आउटकम का पता चल जाना चाहिए कि इस प्रश्न से इस लर्निंग आउटकम का हमें पता चल रहा है। तो एक प्रश्न से एक लर्निंग आउटकम का पता चलेगा, तो एक लर्निंग आउटकम के लिए एक प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न नंबर 109, आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? जो कक्षा 4 और 5 का हम आकलन प्रपत्र बनाएंगे उसमें 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 110, आकलन प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? अगर आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के आकलन पत्र बनाएंगे तो उसमें आपको 25 प्रश्न देने हैं, जिनमें 20 ऑब्जेक्टिव होंगे तो 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। ये ध्यान रखना है, आप जिस भी क्लास का आकलन पत्र बनाएंगे, मान लीजिए आप 7वीं का बनाएंगे तो कक्षा 1 से 6 तक के प्रश्न उसमें हम रखेंगे। दोनों स्तर पर प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 3 अंक का होगा। इसी तरह से जो 6 से 8 है तो उनके 75 प्रश्न हो गए, 25 प्रश्न थे तो 75 अंक हो गए, और उनके कितने थे 15, तो उनके 25 अंक हो जाएंगे कक्षा 1 से 5 तक। ध्यानाकर्षण में सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान विशेष ध्यान देंगे। किस चीज़ में ध्यान देंगे? कि बच्चे कक्षा में अधिकाधिक क्रियाशील रहें। ये बात हमें ध्यान देना है। जब हम ध्यानाकर्षण शिविर चलाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है कि बच्चे जो हैं कक्षा में अधिकाधिक क्रियाशील रहें। प्रश्न नंबर 113, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 के दौरान शिक्षकों द्वारा किस मुख्य बिंदु को ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना होगा? तो जो आपका ध्यानाकर्षण कार्यक्रम होगा 2020-21 में, उसमें आपको मुख्य जो चीज़ है वो है आपका लर्निंग आउटकम। आपको लर्निंग आउटकम का चयन करना है, उसकी संप्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, एक अच्छा शिक्षक रचनात्मक आकलन के अंतर्गत बच्चों की प्रगति का क्या करता है? यानी जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो सतत आकलन करता रहता है, कि रचनात्मक आकलन करता रहता है। रचनात्मक आकलन किसे कहेंगे? सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करना, ताकि शिक्षक समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके, रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी कि रचनात्मक आकलन क्या होगा? यानी सामान्य अधिगम प्रक्रिया आपकी चल रही है, उसमें बच्चों की प्रकृति का सतत आकलन करते रहें ताकि समय रहते ही हम उसका निराकरण कर सकें, तो इसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, रचनात्मक आकलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रचनात्मक आकलन को दूसरा नाम होगा सीखने के लिए आकलन या सतत एवं व्यापक आकलन। सीखने के लिए आकलन या सतत एवं व्यापक आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मक आकलन क्या कहलाता है? बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। यानी रचनात्मक आकलन क्या काम करता है? ये आपका बच्चों के अधिगम स्तर में जो अंतर आया है, गैप आया, उसकी संभावना को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलता रहता है, उसमें वहीं पर परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम चक्र के चरण क्या क्या हैं? तो शिक्षण अधिगम चक्र के क्या क्या चरण होंगे? सबसे पहले आपका प्रस्तावना, फिर आपका अभ्यास, फिर आकलन और फिर नियोजन। अच्छा, प्रश्न नंबर 119, शिक्षण अधिगम चक्र के चरण आकलन के भाग हैं। तो जो आकलन चरण होता है उसके 2 भाग होते हैं, ध्यानाकर्षण व संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, प्रातःकालीन सभा सत्र में शामिल होगा। तो क्या क्या शामिल होगा? प्रातःकालीन सभा जो होगी उसमें प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा, ये आपकी
प्रार्थनाकालीन सभा में होगा। और सांध्यकालीन सभा में क्या होगा? व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी सुलेख, श्रुति लेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल और आपका तीसरा मॉड्यूल है आपका आधारशिला मॉड्यूल, इन सभी से रिलेटेड आपको प्रश्न बताए। आपको ये प्रश्न कम से कम ट्रेनिंग के बाद याद हो जाने चाहिए। अगर किसी शिक्षक ने सही से ट्रेनिंग नहीं की और इन तीनों वीडियो को ये रट लेगा, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ लेगा, तो समझिए उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। अगर आपसे IVRS पोर्टल पे कॉल आती है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ शिक्षण कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।